नमस्कार दोस्तों। आज हम क्या है अपने आयु और लिंग पिरामिड को पढ़ने वाले हैं कि भी जो हमारी आयु लिंग पिरामिड है कि भी जब हम इनको क्या है कि ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो आकृति है क्या है एक पिरामिड के आकार की होती है, इसलिए इसको क्या आयु लिंग पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो हम शुरू करते हैं इसको। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री और पुरुषों की संख्या से, यानी कि जो अलग अलग जो क्या हम ग्रुप निकालेंगे और वहाँ पर कितने पुरुष और कितनी स्त्रियाँ, जो उनको क्या है ग्राफ के रूप मात्र ग्राफ के माध्यम से जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसको क्या है कि आयु लिंग पिरामिड कहा जाता है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए क्या है किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड क्या करती है, जनसंख्या विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग स्त्रियों के प्रतिशत को दर्शाता है। जब आप इसको देखेंगे तो एक साइड आपकी दाएं तरफ क्या है आपको पुरुष देखने को मिलेंगे और दाईं तरफ आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी और बायां पक्ष जो हमारा था वो पुरुषों के लिए होता है। ठीक है, देखो नॉर्मल चीज़ मैंने आपको बताया दी, इसका जो आकार है एक पिरामिड के होने की वजह से क्या है इनको पिरामिड कहा जाता है भी। और इसको जो 3 प्रकार होते हैं ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सबसे पहला होता है विस्तारित होती हुई जनसंख्या, यानी कि 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। विस्तारित होता पिरामिड भी कह सकते हैं आप इसको। नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि विस्तृत आकार का त्रिभुजा पिरामिड है जो अलग विकसित देशों की प्रतिरूपी होता है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यदि बांग्लादेश और मेक्सिको के पिरामिडों की बात की तो वो भी आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि भी जैसे कि हमारा यही है, हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब इसको देखो ध्यान से, इसमें क्या विशेषता है कि यहाँ पर आयु वर्ग दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिए हुए आयु वर्ग 0 से क्या 4 है, 5 से 9। जैसे कि हम बात करते हैं ये हमारा बच्चों का ग्रुप आ जाता है, ठीक है। और हम यहाँ तक जो बात करते हैं हमारा युवा वर्ग आ गया, ठीक है। और ये हमारा फिर बुजुर्ग आ गई जो हमने बात की थी आश्रित, और जो है हमारी जो है कार्यशील जनसंख्या की बात की थी हमने डिपेंडेंट, और हमारी जो है कार्यशील जनसंख्या की बात की थी जो क्या है वर्किंग पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं भाई। उसके बाद नीचे की तरफ हमने बात की थी प्रतिशत में दिखाया जाता है। देखो अभी दाईं तरफ स्त्रियाँ हैं, बाईं तरफ आपको पुरुष देखने को मिल जाएंगे। ये नाइजीरिया का, जिसमें क्या है कि जो इसको कहते हैं कि आधार इसका चौड़ा होता है। आधार चौड़ाई का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो जन्म दर होती है वो क्या होती है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और जैसे कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगी आपको, संख्या क्या है कम होती चली जाएगी। अब ये देखो इस प्रकार से पिरामिड बन गया आपका। और वास्तव में जो पिरामिड की जो आकृति होती है शेप वैसे ही बिल्कुल प्रॉपर वे में इसी प्रकार का पिरामिड होता है। तो ये आपको एक पिरामिड दिखाया गया है। उसके बाद जो दूसरी बात है उसको कहते हैं स्थिर पिरामिड की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। जिस प्रकार से क्या है ऑस्ट्रेलिया का इसके अंदर आता है, इसको घंटी के आकार का भी कहते हैं, इसको याद कर लेना भी। इसमें क्या है कि शीर्ष की ओर ये सुंडाकार होता है, यहाँ का दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग एक समान मानी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर रहती है अभी, ठीक है। स्थिर का मतलब क्या है कि अब इतने बच्चों का जन्म हुआ तो आने वाले कुछ सालों के बाद ये जो ग्रुप है आपका ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, जो यहाँ पर था ये वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये बिल्कुल क्या है एक ही गति से बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है कि अब देखो ये जो ग्रुप है तो आने वाले समय में यहाँ पर ये जो पिरामिड है यहाँ पर आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये प्रक्रिया है कि धीरे धीरे क्या है कि ऊपर की तरफ क्या होता जाता है भी, ये नुकीला होता चला जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी होती है इसके अंदर वो हमारी थर्ड कैटेगरी रखी जाती है, हर आसमान जनसंख्या कहा जाता है। मोस्टली विकसित देशों के मामले में आपको ये देखने को मिल जाएगा अभी। जापान के पिरामिड का जो है संकीर्ण आधार, सुंडाकार शीर्ष, निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है, यानी कि बिल्कुल एक समान जो जनसंख्या की गति से आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगी। ये देख लें आप, बिल्कुल प्रॉपर वे में एक समान आपको जनसंख्या देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जो विकसित देश है जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड वगैरह की कंट्री हैं, आपको वहाँ पर इस प्रकार के जो पिरामिड आपको देखने को मिलेंगे भाई। उसके बाद कहते हैं ग्रामीण और नगरीय संगठन। ग्रामीण नगरीय संगठन से मतलब होता है गाँव में कितने जो लोग रह रहे हैं और नगरों के अंदर हमारी जो जनसंख्या कितनी रहती है भाई। जनसंख्या ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में विभाजन निवास के आधार पर होता है। यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से निर्भर होते हैं। देखो आपने यहाँ पर एक प्रश्न है सबसे इम्पोर्टेंट आपसे पूछा गया है, ग्रामीण जनसंख्या और दूसरी क्या हमारी नगरीय जनसंख्या के बीच में अंतर स्पष्ट करवाया जाता है। देखो जो जनसंख्या क्या है कि भी जो आपने कहना है कि जो प्राथमिक क्रियाकलापों में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो वहाँ पर क्या है प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जबकि जो शहरों के अंदर जो लोग होते हैं नगरीय जनसंख्या होती है वो द्वितीय या तृतीय क्रियाकलापों के अंदर लगी रहती है। तो सबसे जो मोटा अंतर है जो ग्रामीण और शहरी के अंदर
तो आपने डेफिनेशन में ये लिखना होता है कि भाई जो हमारी जनसंख्या है कि वो अगर वो नगरों के अंदर रह रही है, सॉरी जो प्राथमिक क्रियाकलाप कर रही है तो वो क्या ग्रामीण संख्या जनसंख्या में आएगी। यदि वो जो जनसंख्या क्या है द्वितीय या तृतीय क्रियाकलाप कर रही है तो वो सारी की सारी किस कैटेगरी में रखी जाएंगी, वो हमारी क्या है नगरीय जनसंख्या के अंदर कहलाएंगी भाई। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के अंदर, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु लिंग संगठन व्यवस्था की संरचना जनसंख्या तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। देखो अब सीधी सी बात है, यदि हम गांव का एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर आयु लिंग संगठन आपको दूसरा देखने को मिलेगा। व्यवसायिक जैसे मैंने आपको बता दिया जो अंतर होता है मुख्य रूप से वो व्यवसायिक स्तर पर होता है कि वहाँ पर वो काम क्या कर रहे हैं। इसके बाद जो हम दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई वहाँ का घनत्व कितना है, कि जनसंख्या घनत्व की बात करें नॉर्मली नगरों में क्या जनसंख्या घनत्व आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलेगा। यद्यपि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अंतर करने के मापदंड एक देश से दूसरे देश होते हैं। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं जिसमें लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं, और नगरीय क्षेत्र में होते हैं जिसमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर कृषि प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे होते हैं। देखो ऐसे तो देखो प्रॉपर वे में कोई ये डेफिनेशन कोई भी कंट्री की सेम नहीं है कि भाई हम यदि बात करेंगे सारे कंट्री एक ही जो है मापदंड को बनाते हैं। हो सकता है कि हमारे यहाँ पर जो शहर देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है विदेशों में जो विकसित देश होते हैं उनके गांव हमारे जैसे जो हमारे शहर होते हैं उनके बराबर हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि भी सभी का मापदंड एक है, लेकिन जो सबसे प्रमुख मापदंड जो मैंने अभी बताया कि जो प्राथमिक क्रियाकलापों में जो लोग लगे होते हैं वो ग्रामीण परिवेश होता है। जहाँ प्राथमिक को छोड़ करके अन्य प्रकार के क्रियाकलापों में लगे हैं तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर जो जनसंख्या वो नगरीय जनसंख्या होती है। कुछ चुने देशों में ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन को दर्शाता है। कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीकी और एशियाई देशों क्रमशः जिम्बाब्वे तथा नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात के बिल्कुल विपरीत देखने को मिला। देखो ये तो देखने को मिलेगा क्योंकि ये क्या है कि बहुत पिछड़े हुए देश हैं और ये सारे के सारे क्या बहुत विकसित देश आपको देखने को मिलेंगे। पश्चिमी देश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक होती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम देखने को मिलेगी। तो जो हमारे जो विकसित देश हैं पश्चिमी देश, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या क्या है अपेक्षा वहाँ पर पुरुष की संख्या ज़्यादा मिलेगी, जबकि नगरों में स्त्रियों की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेपाल, पाकिस्तान, भारत जैसे देशों में स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। जो हमारे शहरों के अंदर है वहाँ पर पुरुष ज़्यादा देखने को मिलेंगे अभी, और ग्रामीण क्षेत्र में क्या आपको स्त्रियाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर की अधिक संभावना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता पाई जाती है, जबकि कृषि भी इन विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत और यहाँ लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय किया जाता है। इसके विपरीत एशिया के नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात की पुरुषों के अनुकूल होता है। जो हमने पिछली बार भी बात की थी कि भाई जो हमारे यहाँ पर पुरुष प्रधान हमारा समाज है जिसमें क्या पुरुषों को महत्व दिया जाता है। काम करने की जो बात आती है तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो पुरुष का नाम आता है, इसलिए क्या कि वो सारे के सारे क्या है शहरों की तरफ क्या शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या है सबसे ज़्यादा जो फेवरेबल कंडीशन रहती हैं वहाँ पर लिंगानुपात के अंदर उनके। उल्लेखनीय की बात जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता दर ऊँची रहती है कि भी जो हम उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र बच गया, महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा होने की बात क्या है कि भाई वहाँ पर सहभागिता दर हमारी क्या है ऊंची रहती है, यानी कि जो हमारी जो है काम करने में जो है महिलाओं का जो है योगदान वहाँ पर ज़्यादा रहता है। नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षा की कमी महिलाओं को गाँव के से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास को रोकते हैं। अब देखो जो ग्रामीण परिवेश से जब हम शहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या है कि भाई जो लाइफ स्टैंडर्ड होता है वो हाई होता है, इसलिए वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा वहाँ पर रहने की एक थोड़ी समस्या मिलेगी। यदि आप रहना चाहेंगे तो आपको हाई रेंट देना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि उच्च लागत देखने को मिलेगी। रोजगार के अवसर वो क्या होते हैं सारे के सारे टेम्परेरी होते हैं। सबसे प्रमुख सुरक्षा की बहुत कमी होती है वहाँ पर, और महिलाओं के मामले में तो वहाँ पर सुरक्षा हम कह सकते हैं काफ़ी कम देखने को मिलती है। इसलिए क्या कि वो जो माइग्रेशन है वो पुरुष सबसे ज़्यादा करते हुए देखने को मिलेंगे, जबकि हमारे यहाँ पर जो माइग्रेशन है वो पुरुष महिलाएं जो काफ़ी कम करती हैं। उसके बाद है साक्षरता। देखो साक्षरता की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साक्षर कौन होता है। अब साक्षर क्या है कि सब जो मापते हैं इसके लिए अलग अलग तरीका, जैसे हमारा जो सेंसस है वो अलग मानता है। अब साक्षरता का मतलब क्या है कि जब जो हमारे जो साक्षर व्यक्ति होते हैं उनको जब हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, उनकी जो दर होती है उनको, उसको हम साक्षरता दर कह सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले साक्षर कौन होता है, जैसे हमारे देश में क्या है कि भी साक्षर व्यक्ति वो जिसकी उम्र क्या है 7 साल से ऊपर है और वो क्या है एक भाषा को बोल लिख या समझ सकता है, जबकि हम
हम यूएनओ की बात करें तो वो परिभाषा देता है कि उसकी उम्र 15 साल से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद वही एक भाषा को पढ़ लिखो या बोल सकता भी। किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि इसके रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। ठीक है, आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण होता है और परिणाम दोनों भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पर जो सोचने वाली बात यह है कि भाई जहाँ पर साक्षरता दर जनसंख्या का अनुपात है वो ज़्यादा मिलेगा ना, तो वो समाज आपको ज़्यादा विकसित होता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, उनका रहने का जो हम बात करें लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड की जो बात की गई है, वो लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहाँ पर महिलाओं की स्थिति भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर आप एजुकेटेड है, देखो एक बिल्कुल सिंपल वे में, यदि आप एजुकेटेड हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई बहुत अच्छी प्रकार से आप समाज को मेंटेन कर सकते हैं भाई। इसके बाद है आपको शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता भी मिलेगी और सरकार का भी आपके ऊपर क्या है, नीतियों के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा जो आर्थिक विकास का स्तर है वो साक्षरता का कारण भी है और परिणाम दोनों भी हो सकते हैं। अब किसी भी देश में यदि हमारा आर्थिक विकास यदि ज़्यादा हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं वो साक्षरता के कारण भी हो सकता है, और यदि आर्थिक विकास ज़्यादा हो रहा तो वहाँ पर साक्षरता भी आपको क्या हो सकती है, ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो हम जो साक्षरता कह सकते हैं वो दोनों परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं भाई। आर्थिक विकास यदि ज़्यादा हुआ तो उस देश में क्या है, वहाँ पर साक्षरता दर आपको देखने को ज़्यादा मिल जाएगी। यदि किसी देश में साक्षरता दर भी बढ़ती है तो वहाँ पर आपको एक विशेषता देखने को मिलेगी कि वहाँ का आर्थिक विकास भी बढ़ता चला जाएगा अभी। भारत का साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक है आयु वाले बच्चों की जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है, जिसमें समझ के साथ अंक गिने परिकल्पना करने की योग्यता रहती है। तो इसके अलावा आप सिंपल सी डेफिनेशन है, वो जो किसी एक भाषा को बोल लिख या समझ सकता है और उसकी जो आयु क्या है, हमारी जो 7 साल से ऊपर होनी चाहिए भाई, ये हमारा सेंसस कहता है। और 15 साल की जब हम बात करते हैं तो वो हमारी यूएनओ कहता है। उसके बाद है व्यावसायिक संरचना की बात। शायद मैं इसके बारे में पहले कुछ बात कर चुका हूँ कि भाई जो हम इसके अंदर मानते हैं कि भाई हमारी जो जनसंख्या वो किस कार्य के अंदर लगी हुई है, उसको क्या है, व्यावसायिक संरचना कहते हैं। कार्यशील जनसंख्या अर्थात 1559 आयु वर्ग में स्त्री और पुरुष कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, विनिर्माण, व्यावसायिक, परिवहन सेवाएं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसाय में कार्य करते हैं। यदि हम बात करें कि जो हमारी कार्यशील जनसंख्या होती है वो 15 से 59 वर्ष की होती है, तो कृषि का कार्य करें, वनों के अंदर करें, मत्स्य पालन करें, विनिर्माण का करें, व्यवसाय कार्य करें, परिवहन करें, सेवाएं, संचार की बात करें, तो वो सारे के सारे किसी न किसी एक व्यवसाय में आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। इसके अलावा कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन को प्राथमिक क्रियाएँ, विनिर्माण की द्वितीय क्रियाएँ, व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं को तृतीय क्रियाकलाप तथा अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े कार्यों को चतुर्थ क्रियाकलापों के रूप में रखा गया। देखो सभी जानते हैं कि जो कृषि होती है, वानिकी होती है, खनन तक क्या कि ये प्राथमिक क्रिया आती है, विनिर्माण हमारा द्वितीय क्रियाकलापों में आता है, व्यापार है, परिवहन है, संचार हमारा तृतीय क्रियाकलापों के अंदर होता है, उच्च स्तर का बौद्धिक ज्ञान हमारा वो चतुर्थ क्रियाकलापों के अंदर चला जाता है। इसके अलावा इन 4 खंडों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात जो है आपको देखने को मिल जाएगा और राष्ट्रीय आय के आर्थिक विकास के स्तर का एक अच्छा सूचक होता है। इस कारण यह है कि केवल उद्योगों और अवसंरचनाओं से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था ही द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के सेक्टरों में अधिक कर्मियों को समायोजित कर सकती है। यदि अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में है तब प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा, क्योंकि इसमें क्या मात्र प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन किया जाता है। तो यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर जो हमने बात जो ध्यान देने वाली है कि भाई यदि हम बात देखें कि भाई उद्योग हैं और एक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश में ज़्यादा है तो वहाँ पर जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है वो क्या करती है, अपनी जो हमारे जो लोग होते हैं उसकी जनता वो द्वितीय या तृतीय चतुर्थ की जो हमारे सेक्टर होते हैं वहाँ पर अच्छी प्रकार से उनको समायोजित कर देती है, यानी कि उनके लिए जॉब क्रिएट करके देती है। इसके अलावा यदि हमारी हमारा जो है, अगर हम बात करें इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था यदि आदिम अवस्था में है, यानी कि उसका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक क्रियाओं से जुड़ के रह जाएगी। और प्राथमिक से जुड़ के रह जाएगी तो वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की बात है, जैसे हमने अभी बात की मत्स्य पालन करेंगे, कृषि करेंगे, वनों को काटेंगे, तो ये हम जो बात कर सकते हैं सिर्फ इन्हीं के मामले में क्या हुआ आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो एक और ये जो बात रखी हुई है, यदि हम बात करें कि भाई हमारे यहाँ पर कहीं पर उद्योगों का विकास हुआ तो वो जो पॉपुलेशन को अपने द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेक्टर में अच्छी प्रकार से समायोजित कर सकते हैं भाई। बस इसमें से यही था भाई, कोई ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। इसमें देखो सबसे जो प्रमुख बात है, जैसे साक्षरता दर पूछी जाती है, क्या होती है साक्षरता दर, के साथ साथ आपसे पूछा जाता है कि कार्यशील जनसंख्या क्या होता है, आश्रित जनसंख्या क्या होती है, उनके ग्रुप पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्या है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है आयु लिंग संरचना क्या होती है, लिंग संगठन क्या होता है, लिंग अनुपात किसे कहते हैं, या फिर ये पिरामिड होते हैं, विस्तारित होता पिरामिड है, स्थिर पिरामिड है, या फिर तीसरे प्रकार का जो हमारा ह्रासमान पिरामिड होता है। तो ये कुछ इस
पर्सन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भी लिंगानुपात किस देश का है, तो वो लैटविया के बारे में बात की थी। तो ये पर्सन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, वो पूछे जाते हैं। उसके बाद है हमारे लिए नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। तब तक हम आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग कुछ ना कुछ करेंगे बैठ के, और इनको क्या है कोशिश करें अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहें भाई, क्योंकि हमें क्या कि अगर क्लासेज लगती तो मुश्किल चांसेस थे कि हम आप लोगों से कुछ नया लिखवाते आपकी कॉपी में। लेकिन अभी आपके पास समय है तो समय का सदुपयोग ज़रूर करें। आप अपनी खुद की लैंग्वेज में इनको लिखने का प्रयत्न करें। आपके पास बुक्स हैं। इसके अलावा सबसे पहले हम NCERT की बात करें। यदि स्कूल जल्दी स्टार्ट होते हैं तो देखो सीधी सी बात है, हम सीधे तौर पर अशोक दिवाकर की बुक पढ़ेंगे जिसमें आपको डिटेल देखने को मिलेगी। अब इसमें तो क्या छोटी छोटी बातें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको अशोक दिवाकर में मिलेगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं भाई।